नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है मणिपुर में आपातकाल अनुच्छेद 355 लागू। मतलब क्या अनुच्छेद 355 लागू हो गया है, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा आपातकाल की क्या स्थिति होती है, आपातकाल से संबंधित सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे, क्योंकि जैसे ही मैं 355 का नाम लेता हूं, 355 का नाम लेते ही आपके दिमाग में जो आर्टिकल दिमाग में आता है वो है अनुच्छेद 356, क्योंकि 355 से एक बाद 356 है, तो आपके दिमाग में जो चीज आ रही है वो है आपातकाल। तो इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, बेसिकली इसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी, और 355 का क्या मामला है मणिपुर में ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको खबर दिखा देता हूं। देखिए, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस फ्लड्स क्राइसिस हिट मणिपुर। और देखिए यहाँ पर एक शब्द है जिसको आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए, मणिपुर के डीजीपी ने क्लेम किया कि सेंटर हैज इन्वोक्ड द आर्टिकल 355। मणिपुर के डीजीपी ने कहा कि सेंटर ने इन्वोक किया है क्या, 355 को लगाया है टू एड्रेस द स्टेट के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो हम मणिपुर में सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर जो कंसर्न्स हैं उनको देखते हुए 355 लगाया। लेकिन उसी के बाद देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, गृह मंत्रालय ने मना किया, डिनाइज, इस शब्द को पकड़ लीजिए, डिनाइज डूइंग सो। गृह मंत्रालय ने मना किया है कि नहीं, वहां पर 355 नहीं लगाया गया है। डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि सिचुएशन है जो वो अंडर कंट्रोल है। ठीक है, तो ये है खबर, ये हिंदू की खबर है। ठीक है, अब भी हम और देख लेते हैं कि चर्चा में ये क्या है। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा जो कि हमारे बैच 5 से संबंधित है। देखिए, ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं उनके लिए हमारा जो बैच 5 है वो लॉन्च हो चुका है। इसकी शुरुआत है जो वो आपकी 11 मई से होने वाली है। शाम को 6 बजे इसकी डेली क्लासेस हुआ करेंगी। इसकी अगर मैं फीस की बात करता हूं तो 30,500 फीस है, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव इस्तेमाल करते हैं तो फीस घट के 18,999 हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और खबरों में क्यों है, यहाँ तक पे आने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि देखिए, 2 दिन पहले है ना, 2 दिन पहले हमने एक वीडियो कवर किया है जो मणिपुर के ऊपर है कि क्या कंडीशन है, क्या है वहां की पूरी ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, क्या कहानी है पूरी मणिपुर की, वो इस वीडियो में कवर किया गया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, और आज ये खबरें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 355 का जो जिक्र है वो यहाँ पर आ गया है। केंद्र द्वारा मणिपुर में 355 का इस्तेमाल, मणिपुर के डीजीपी का दावा। उसके बाद गृह मंत्रालय ने कहा कि अनुच्छेद 355 को लागू करने से इनकार किया गया है और राज्य की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए अनुच्छेद 355 का होता है इस्तेमाल, है ना। 355 क्या है इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो पूरी खबर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूरा एक बैकग्राउंड, थोड़ा सा अपने पिछले वीडियो का रेफरेंस लेते हुए मैं आगे बढ़ूंगा ताकि आपको पूरा सिनेरियो कवर हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर आपातकाल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, या आप कह लीजिए, चलिए हम आपातकाल ही लिख देते हैं क्योंकि मेनली जो हमारा कंसर्न है वो है आर्टिकल 355 यानी कि अनुच्छेद 355 से। ठीक है, तो क्या होता है ये भी हम जानेंगे। वहां की जो कंडीशन है उसको पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वहां पर क्लैशेस हो रहे हैं। वहां पर आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन है कि लोग हैं जो वो बहुत ज्यादा उनको क्षति हो रही है, लोग वहां पे बहुत ज्यादा मर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वहां बहुत ज्यादा वायलेंस है जो वो इस वक्त हुआ है। ठीक है, तो क्या है कहानी, ये देखिए हुआ क्या था, बस आप शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि ये मणिपुर है मान लीजिए, और मणिपुर का जो बॉर्डर है आप देखेंगे तो वो म्यांमार से टच करता है। ठीक है, यहाँ पर एक कम्युनिटी है जिसका नाम है मेइती कम्युनिटी। ठीक है, ये जो कम्युनिटी है, ये जो समुदाय है, इसने एसटी के दर्जे की मांग की थी और फिर उसके बाद मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इनकी जो डिमांड है, इनकी जो भी इनकी डिमांड है वो आपको सेंटर को प्रपोज करना है, यानी कि केंद्र को प्रपोज करना है। ठीक है, वहीं से मामला शुरू हुआ था। वहां पर जो हिल एरिया कमेटी के लोग हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के डेवलपमेंट से संबंधित काम करते हैं, उन्होंने विरोध जताया था, जिसकी वजह से वहां पर फिर हिंसा फैल गई। ठीक, ये मामला था। अगर मैं और आगे बढ़ूं तो ये जो मैती कम्युनिटी के लोग बोला मैंने, ये कहाँ रहते हैं, ये इम्फाल वाला जो क्षेत्र है, मतलब मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, मैदानी। और
बाकी जो वहां के एसटी हैं, जो ट्राइबल हैं, वो पूरे ट्राइबल मतलब पूरे पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। तो ये बाहर वाला क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, ये आप समझ पा रहे होंगे। और ये जानना जरूरी है आपके लिए कि ये जो मेइती लोग हैं, इनकी 53% के आसपास जनसंख्या है और ये लोग रहते हैं इस क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र, जो कि वहां का 10% एरिया है। ठीक है, और ये है बचा हुआ जो 90% एरिया है, वो ये है। इनकी जो डिमांड है वो ये है कि हमें भी एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, बाकी जानकारी आपको पुराने वाले वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि यहां पर क्योंकि इतनी ज्यादा हिंसा हो गई, तो जिसकी वजह से आर्टिकल 355 है जो वो इन्वोक कर दिया गया। ठीक है, अब क्या है ये 355 है जो, उसमें ये चीज लिखी गई है कि कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए जब स्टेट, आपका जो राज्य है, ठीक है, राज्य की जो मशीनरी है वो वहां की सुरक्षा को लेकर के, वहां की जो सिचुएशन है उसको संभालने में जब वो नाकाम हो जाएगी, तो उस केस में जो सेंटर गवर्नमेंट है, केंद्र है जो, वो उसको इंटरवीन कर सकती है। उसके लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो ये है कि जब भी किसी राज्य में, ठीक है, किसी भी राज्य में बाहरी आक्रमण मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टरबेंस यानी कि आंतरिक गड़बड़ी, ठीक है, गड़बड़ी, आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टरबेंस, इन दो शब्दों को आपको ध्यान रखना है। किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन या आंतरिक गड़बड़ी के कारण अगर वहां की जो सुरक्षा है उसमें दिक्कत होगी, वो वहां पर अगर स्टेट उसको संभालने में नाकाम रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, कौन इंटरवीन करेगा, केंद्र सरकार इंटरवीन कर सकती है, केंद्र उसमें इंटरवीन कर सकता है। ये चीज 355 में दी गई है। ठीक है, समझ में आया। अब क्योंकि 355 का यहां पर जिक्र है, तो थोड़ा थोड़ा हमें पूरा जो आपका इमरजेंसी प्रोविजंस है, जो कि इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, जो कहां पर दिए गए हैं, देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर मैं बात करता हूं तो वो दिए गए हैं आपके अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर के 360 तक। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। और अगर मैं भाग की बात करूं तो भाग 18 में ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही मैंने ये आपातकाल बोला या इमरजेंसी बोला, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इमरजेंसी का मतलब है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर कहने का मतलब संघीय ढांचा है, जहां पर एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने अपने स्तर पर अपने काम करते रहते हैं, लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी कोई कंडीशन होती है जब आपातकाल लगता है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपातकाल जब लगता है तो केंद्र है जो, वो प्रभावी हो जाता है राज्य के ऊपर। ठीक है, मतलब कहने का, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर, जो संघीय ढांचा है, ये एकल प्रणाली में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इमरजेंसी का मतलब फेडरल टू यूनिटरी। ठीक है, ये हुआ आपका इसका मतलब। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले आपके अनुच्छेद नंबर 352 की। 352 का मतलब हुआ राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, क्या है ये नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी का मतलब हुआ कि जब भी कोई वॉर मतलब युद्ध, जब भी कोई एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि आपका बाहरी आक्रमण, ठीक है, या फिर आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन मतलब सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, ये तीन शब्द आपको ध्यान रखने हैं इसमें कि जब भी कोई युद्ध, मतलब कोई हमारा जो भारत है वो किसी के साथ युद्ध में एंगेज हो, या बाहर से कोई, जब मणिपुर वाला आप केस ले लीजिए, तो मान लीजिए कि म्यांमार की सीमा छूती है, तो म्यांमार से अगर वहां पर गन्स वगैरह सप्लाई हो रही है या म्यांमार उसमें इंटरफियर करे, तो बाहरी आक्रमण हो जाए कोई, या फिर आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह हो जाए वहां के लोगों के द्वारा ही, तो उस केस में आपकी ये जो नेशनल, ये जो सशस्त्र विद्रोह है, ये है जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसका नाम बदला गया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। और तो उस केस में क्या है, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल है जो वो लगाया जाता है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका जो तरीका है वो ये है
कि कैबिनेट है जो वो लिख कर देता है राष्ट्रपति को, तब ये राष्ट्रपति इसको लगाते हैं। प्रेसिडेंट है जो वो इसको लगाते हैं। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या प्रावधान है इसमें? और इसमें जो प्रावधान है वो ये है कि जब इसको लगाया जाता है तो ये 6 महीने के लिए लगाया जाता है। ध्यान रखना इस चीज को, है ना, 6 महीने के लिए लगाया जाता है। अच्छा, एक चीज और कि प्रेसिडेंट जो इसको लगाते हैं ना, कैबिनेट जब लिख करके देते हैं तो ये 1 महीने के अंदर अप्रूव होना चाहिए, तभी ये लगेगा, वरना खारिज हो जाता है। ठीक है, 1 महीने के अंदर अप्रूव, तो ये ध्यान में रखो, 1 महीने के लिए अंदर अप्रूव, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, 1 महीने के अंदर इसको अप्रूव किया जाना चाहिए, तभी ये लगेगा। 6 महीने के लिए लगेगा मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हर 6 महीने में इसको बढ़ाया जा सकता है। कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? इनडेफिनेट पीरियड के लिए, कितने भी समय के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक, कितने भी समय के लिए, या आप लिख लीजिए यहां पर इनडेफिनेट पीरियड के लिए। ठीक है, कितने भी समय के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ चीज आपको और बताना चाहता हूं कि इसके प्रभाव की अगर मैं बात करूंगा, तो अगर मैं इसके प्रभाव की बात करता हूं तो प्रभाव वाली जो चीज है, इफेक्ट वाली जो चीज है, वो कहां लिखी हुई है? वो चीज है जो वो लिखी है 353 में। ठीक है, इसके जो प्रभाव है वो 353 में इसके बारे में दिया गया है। और उसमें जो चीज लिखी गई है कि किसी भी स्टेट लिस्ट पर जो कानून बनाने का, ठीक है, तो पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो क्या है कि किसी भी स्टेट लिस्ट पर, ठीक है, स्टेट लिस्ट पर यानी राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार, ठीक, किसी भी स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार है जो वो मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं 354 की बात करूं तो जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट का, ऐसी कंडीशन में सेंटर के पास ये पावर हो जाती है कि वो उस रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव कर सकता है। यानी कि जो आपका वित्तीय बंटवारा है, ठीक है, वित्तीय बंटवारा है जो उसमें चेंज है जो वो कर सकता है। ठीक है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित। वहीं 355 हमने अभी देखा। उसके बाद 356 है, इसको भी देखेंगे, अभी इसको डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा 2 और हैं जो आपको थोड़ा सा देख लेने चाहिए। 356 और 360 को तो हम देखेंगे ही। इसके अलावा 358 है जो, और 359, ये और भी आपको देखने चाहिए। 358 और 359 क्या है इसमें? 358 कहता है कि कोई भी 358 कहता है कि जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा, तब अनुच्छेद नंबर 19 है जो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 19 है जो, उसके सस्पेंशन की बात कहां कही जाती है? 19 की बात कही जाती है 358 में। और यहां कही जाती है सभी फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट कौन से 2 हैं? 20 और 21 को छोड़ दीजिए। 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारे हैं जो फंडामेंटल राइट, वो सब कहां पर खारिज हो जाएंगे? वो आर्टिकल 359 के। कैसी कंडीशन में? आपातकाल की कंडीशन में। नेशनल इमरजेंसी जब लगी होगी तो उस वक्त 358 है जो वो पावर देता है राष्ट्रपति को कि वो आर्टिकल जो 19 है वो सस्पेंड हो जाएगा इसके तहत, 358 के तहत। ठीक है, और 20 और 21 है जो, उसको छोड़ के बाकी सारे हैं जो वो सस्पेंड होंगे आपके 359 के तहत। ठीक, बाकी हम दोनों को और देख लेते हैं। 356 और 360 को भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए 356 की बात करते हैं। ठीक है, 356 यानी कि आपका प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। इसमें होता क्या है? राष्ट्रपति शासन है जो, इसमें होता क्या है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका जो प्रावधान है वो 2 जगह पे मिलता है। एक आपका 356 में और एक आपका 365 में। ठीक, ऐसे समझिए कि जब राज्य, आपका जो राज्य है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब नहीं चल पा रहा है, ठीक है, जब संविधान के हिसाब से राज्य नहीं चल पा रहा है, वो स्टेट मशीनरी वहां पर फेल हो गई है, तो उस वक्त गवर्नर है जो वो रिपोर्ट देते हैं और इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति है जो वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, केंद्र ने, इसमें क्या लिखा है? केंद्र ने
केंद्र के द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं, अगर राज्य उनको फॉलो नहीं कर रहा है तो उस केस में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल है जो वो लगाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज हो गई आपको क्लियर। इसके अलावा इसमें एक दो चीजें आपको जो याद रखनी है वो ये है कि ये आपका 1 महीने के अंदर जब वो कैबिनेट पेश करेगा तो 1 महीने के अंदर पास होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि 6 महीने के लिए होगा और 6 महीने बाद इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कितने साल तक बढ़ाया जाएगा? इसको 3 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। उस वाले में क्या था कि कितने भी समय तक के लिए बढ़ा सकते थे, यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहां पर ध्यान रखनी है। वहीं अगर मैं 360 की बात करता हूं तो वो अच्छा, एक चीज ये कि देखिए 100 से ज्यादा बार ये लग चुका है। ठीक है, और अगर मैं नेशनल इमरजेंसी की बात करूं तो आपको पता ही है, जब भारत चीन का युद्ध हुआ तब लगा, पाकिस्तान के युद्ध के समय में तब लगा, उसके अलावा इंदिरा गांधी के समय में तब लगा। ठीक है, 3 बार वो लगा है। ये आपका है जो ये 100 से ज्यादा बार लगाया जा चुका है, और ये 360 है जो ये कभी नहीं लगा, कभी नहीं। ठीक है, ये कभी भी अभी तक नहीं लगा है। इसके दौरान होता क्या है, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को यहां पर जैसे 1 महीना है ना, तो यहां पर बस इतना ध्यान रखो कि 2 महीना चाहिए होता है, 2 महीने के अंदर इसको अप्रूव करना होगा। इसके अंदर होता क्या है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी नाम है इसका, क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है या जब राष्ट्रपति को ये महसूस होता है या कैबिनेट को ये लगता है कि नहीं, देश में वित्त की कमी है या वित्त की एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन बनी है, तो फिर ये लगाई जा सकती है, जिसके तहत जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उनकी जो सैलरी है उनको कट डाउन किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि आप कोरोना के टाइम पर एक एग्जाम्पल से ये बात समझ सकते हैं, हालांकि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं थी, ऐसी सिचुएशन नहीं आई है भारत में कभी भी, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए कि जब कोरोना आया था तो ये बात आपने सुनी होगी कि जितने भी सरकारी एम्प्लॉय थे उनके ग्रेड के अनुसार उनकी सैलरी, किसी की 2 महीना, किसी की 3 महीने की सैलरी है जो वो काटी गई थी, जिससे क्या हुआ था कि देश चलना जरूरी है, देश के लिए जो पैसा चाहिए वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो वो अब ऐसी सिचुएशन आती है तब ये लगाया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप ओवरव्यू है जो समझ गए होंगे, सारी जो आपकी आपातकाल की स्थिति है जिसमें 352 से लेकर 360 तक की हमने बात करी। ठीक है, अब अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं ताकि 355 या उसके आगे की जो कहानी है वो आपको क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए 355 क्या है, मैंने जैसा बोला आपको कि आंतरिक गड़बड़ी या बाहरी आक्रमण, ये 2 शब्दों को आपको ध्यान रखना है। इसके खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार है जो वो आपका 355 में दिया गया। किसके पास अधिकार हो जाता है? सेंटर के पास। ठीक है, केंद्र यह सुनिश्चित करे कि हर राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है। दूसरी चीज कि ये कहां दिया है, भाग 18 में दिया है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और 355 है जो वो किसी राज्य में किस अवधि तक लागू रहेगा इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, इस फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितना समय है जो वो नहीं बताया गया है। आगे चलते हैं। देखिए 355 को लागू करना न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जुडिशियल रिव्यू आप इसमें बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू मतलब अगर ये गलत है तो आप जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा इसकी की जा सकती है। अगर यह किसी मौलिक अधिकार या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उस केस में जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल इसका हो सकता है। और इससे संबंधित अगर मैं 2 एक्ट की बात करूं जो आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं तो वो है नागा पीपल्स ह्यूमन राइट्स मूवमेंट बनाम भारत संघ 1997 का एक्ट है, और उसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ 2005 का एक्ट है। इन दोनों एक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये किससे संबंधित है? आफ्स्पा और असम अशांत क्षेत्र अधिनियम 1955 की वैधता को इसमें चुनौती दी गई थी। ठीक है, और दोनों को ही कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में दोनों को ही अलाउ किया गया था, दोनों को ही उन्होंने कहा था कि दोनों ही लागू रहेंगे। ठीक है, आफ्स्पा वाला भी और ये जो असम अशांत क्षेत्र अधिनियम है वो। ठीक, उसके बाद ये वाला है जो असम राज्य में बांग्लादेश के नागरिकों का प्रवासन और इससे राष्ट्र की सुरक्षा को उत्पन्न खतरा के लिए बनाए गए कानूनों को चुनौती, ये किसमें दिया गया था? आपका सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ 2005। ठीक, तो ये 2 एक्ट बस नाम आपको इनके याद रखने हैं। चलिए 355 के तहत जो प्रतिबंध है उनको भी देख लेते हैं। 355 के तहत केंद्र सरकार के पास संघ के कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी राज्य को
निर्देश जारी करने की शक्ति है, मगर इस शक्ति में कुछ प्रतिबंध हैं। क्या है प्रतिबंध? देखिए, एक है कि निर्देश केवल तभी दिए जा सकते हैं जब राजतंत्र किसी केंद्रीय कानून या विनियमन का पालन करने या उसे लागू करने में विफल हो। ठीक, जैसा कि मैंने आपको दो स्थितियां बताई कि जो आपका 356 में अभी हमने पढ़ा, ठीक है, उसी से संबंधित आप इसको जोड़ के देख सकते हैं कि निर्देश केवल तभी दिया जा सकता है जब राजतंत्र किसी केंद्रीय कानून या विनियमन का पालन या उसे लागू करने में विफल रहा हो। मतलब अगर सेंटर का कोई डायरेक्शन है, सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया है, वो अगर राज्य सरकार उसको लागू करने में, उसको अप्लाई करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में अगर विफल रही है तो उस केस में ये लग सकता है। इसके अलावा निर्देश तत्काल प्रकृति के होने चाहिए, एक चीज। दूसरा, राजतंत्र की विफलता को दूर करने के लिए जरूरी अवधि से आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, इस तरह के निर्देश जारी करने से पहले राज्य सरकार को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, राज्य से भी पूछा जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सीधे उनके ऊपर थोप दिया गया। ठीक है, केंद्र सरकार किसी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए इस शक्ति का उपयोग तब तक नहीं कर सकती जब तक कि राजतंत्र विफल ना हो चुकी हो। मतलब 355 तभी लगाया जाएगा जब वहां की जो सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी जो सुरक्षा प्रणाली है वो विफल हो चुकी हो, फेल हो चुकी हो, और जब सरकार को ये लगे कि नहीं अब इंटरवीन करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, अभी की बात करता हूँ, तो अभी असम राइफल्स और मिलिट्री है जो उसको बुलाया गया, पैरामिलिट्री है जो उनको भी वहां पर बुलाया गया। इवन अगर मैं डेटा बताऊं आपको तो 55 कॉलम्स हैं, लगभग 55 कॉलम्स हैं जो वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, और 14 कॉलम आर्मी के या जो है वो वहां पर स्टैंड बाई में रखे गए हैं कि इनकी जरूरत पड़ेगी तो इनको भी वहां पर जो है डिप्लॉय किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या संदेश देता है? ये संदेश देता है कि वहां पर आर्मी है जो पहुंच गई है और सिचुएशन है जो अब वो संभाल लेंगे। ठीक है, मतलब जो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला आपको पता है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर, या आप कह लीजिए पुलिस, कह लीजिए पुलिस है जो वो किसका है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पुलिस क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट का मामला है तो इसलिए वहां पर जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाती, जब तक वहां ऐसी कंडीशन नहीं आ जाती कि स्टेट पूरी तरीके से फेल कहलाए, तब तक वहां पर 355 लगा करके आर्मी वगैरह को नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, तो ये कुछ प्रतिबंध है। आगे देखते हैं। इसके अलावा हम कुछ परिस्थितियों को देख लेते हैं। संघ के निर्देशों का पालन करने में राज्य की विफलता, एक चीज, जैसे अभी मैंने बात की आपके साथ, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन, वो दो शब्द आप याद रखेंगे तो चीजें क्लियर रहेंगी। एक बाहरी आक्रमण और दूसरा आंतरिक गड़बड़ी। ठीक है, उसके अलावा किसी समूह या संगठन द्वारा हिंसक गतिविधियों के कारण भारत की एकता और अखंडता को खतरा। इसके अलावा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघ से सहायता के लिए राज्य का अनुरोध, है ना, कि जब अगर ऐसी सिचुएशन हो कि सार्वजनिक व्यवस्था में वहां पर समस्या आ रही है तो फिर केंद्र से या संघ से सहायता के लिए राज्य को अनुरोध किया जाए, या जब राज्य की स्थिति को राज्य के अपने तंत्र द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन हो कि राज्य या स्टेट सर्विस वहां पर पूरी तरीके से ध्वस्त कहलाए, जब उनको ये महसूस हो जाए कि नहीं अब ये स्टेट का मामला नहीं बचाया, स्टेट के पास अब इतनी शक्ति नहीं बची, तब फिर उसके बाद ये केंद्र से अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ परिस्थितियां हैं। इसके अलावा हम अनुच्छेद 356 और 355 है जो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें जब पढ़ते हैं तो काफी सिमिलर सा दिखता है। देखिए अंतर क्या है। अगर मैं 356 की बात करूं तो देखिए संवैधानिक तंत्र की विफलता का मामला है। यहाँ पर संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, जब वहां पर फेल कहलाती है तब ये लगाया जाता है। यहाँ पर आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण कहा गया है। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है। वहीं यहां पर अगर 355 की बात कही जाए तो केंद्र सरकार को यह अधिकार होता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे अधिकतम 3 साल तक के लिए लगाया जा सकता है और इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। ठीक है, और इसमें राज्य की कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है, और यहां पर राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है या नहीं, यह तय करने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, अगर केंद्र सरकार ये डिसाइड करती है कि वो उसके अनुसार नहीं चल रही है, केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार नहीं चल रही, तब ये चीज यहाँ पर लागू की जाती है। ठीक, तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपातकाल से संबंधित अन्य प्रावधान क्या है? 352 जैसा मैंने बताया राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। 353 है जो ये यहाँ पर लागू होने के जो प्रभाव, जो इफेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करता है। 354 है जो आपातकाल लागू होने पर राजस्व का वितरण, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, ठीक है, उसके बारे में 354। उसके बाद 55 है जो वो आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण। उसके अलावा 56 है जो वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति संबंधी प्रावधान है इसमें। और 57 है जो ये 356 लागू होने के बाद विधायी शक्तियों के प्रयोग संबंधी प्रावधान है इसमें। और जो आपका 358 है वो मैंने आपको क्या बताया, अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19 है जो वो इसके पास ये पावर है कि ऐसी स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 19 है जो उसके प्रावधान अपने आप ही जो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और 359 है जो उसमें ये है कि 20 और 21 को छोड़ करके बाकी जो अन्य प्रावधान है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 360 है जो वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान रखता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आपातकाल से संबंधित चीजें हैं जो काफी हद तक समझ आ चुकी होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ मेरा चैनल है टेलीग्राम का, जिसपे मैं शेयर कर दूंगा। और @omdvedi007 इस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।